स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 देखने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स को। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था केमिस्ट्री को। आई होप आप सब देखे ही होंगे। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। कई लोग का कमेंट आता है कि यह किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर दरोगा हो, बीपीएससी, सब जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करेंगे। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर टॉपिक, मापन, मेजरमेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है जी? तो 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन सा है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यहीं पे याद करने का भी प्रयास करेंगे। 7 मूल भौतिक राशि हैं जो कि लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है क्या है? तो कैंडेला है। क्या है? तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसेक, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष है। इतना लंबा याद नहीं रखना है, 3.26 भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है याद रखिएगा, यह दूरी का मात्रक है, ना कि यह जो है समय को दर्शाता है, यह दूरी को मापता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को बार से मापते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल। ये सब आसान है, एक बार में ही याद हो जाएंगे भी। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, मूल भौतिक राशियां, मात्रक और इसके प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि इसमें से कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है, इसलिए सातों को याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का हो जाएगा आपका किलोग्राम। समय का हो जाएगा सेकेंड। विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर। ताप का होगा आपका केल्विन। पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा आपका कैंडेला। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। इसका प्रतीक भी दिया गया है। लंबाई का हो जाएगा मीटर का एम, किलोग्राम का केजी में लिखते हैं, समय को सेकंड मतलब एस से लिखते हैं, विद्युत धारा एम्पियर तो एस लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, ताप का हो जाएगा केल्विन तो के से इंडिकेट करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल तो मोल को मोल ही लिखेंगे। वही ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है तो सीडी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको याद था स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके समतुल्य होता है? 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के, 1.0 बार के। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल आपका दाब का हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वही आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। पास्कल हो जाएगा आपका दाब, बल का हो जाएगा न्यूटन और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आगे दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है जी? तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। 746 वाट। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है जी? तो 1 माइक्रोन बराबर होगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में पूछ दिया जाए तो एक दो
माइनस कर देंगे तो 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। या फिर मिलीलीटर में पूछेगा, मिलीमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर होगा। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। मीटर में पूछे तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में तो 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। वही मिलीमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? रेडियन एवं अस्टेरेडियन जो है यह पूरक मात्रक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है जी? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। इसे याद रखिएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का या फिर बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वसा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल लगातार से कंप्लीट करने वाले, क्योंकि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है और बेफालतू मेरे पास भी नहीं है, तो आप लोग लगातार से बने रहेंगे। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? समतल कोण और घन कोण जो है यह पूरक राशियां हैं। समतल कोण और घन कोण जो है पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप को। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। अदिश राशियां, सदिश राशियां और विभिन्न मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि दूरी, दूरी हो गया अदिश राशि, दूरी। चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, यह सब कैसी राशि है? तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, घनत्व हो गया और विद्युत धारा हो गया। नेक्स्ट है सदिश राशि, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो सदिश राशि में आपका आ जाएगा बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग भी आ जाएगा। जो भी वेग लगा हुआ रहेगा वो सारा का सारा आ जाएगा, चाहे वो वेग हो, संवेग हो, आवेग हो या फिर कोणीय वेग हो। त्वरण भी कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता भी कैसी राशि है? तो ये हो जाएगा आपका सदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता कैसी राशि है? तो यह भी सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न मात्रक। देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होगा? तो 1.496, एक मिनट, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। याद रखिएगा, चाहे खगोलीय इकाई हो चाहे पार्सेक, माइनस में नहीं होगा। तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? तो 10 माइक्रोमीटर होता है। वही एक बैरल पूछ दिया जाए तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। वही एक माइक्रोन पूछ दिया जाए तो एक माइक्रोन बराबर आपका होगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर। नैनोमीटर अगर रहेगा तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। वही टेरोमीटर पूछ दिया जाए तो 10 के पावर 12 मीटर हो जाएगा। चलिए, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, इसे भी याद रखिएगा। एक फैदम बराबर क्या होता है? तो 6 फीट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कि पृथ्वी की परिक्रमा किस कारण से चंद्रमा कर पाती है? तो पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा जो है एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा कर पाता है। आगे है प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। अब यहाँ पे देखिएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माफ करिएगा, लंबाई का आपका मीटर और चौड़ाई का आपका हो जाएगा मीटर। ये दोनों को गुना करिएगा तो मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है जी? तो मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसा ही मात्रक आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन
का मात्रक लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा, माफ करिएगा, हाँ, ऊंचाई ऊंचाई का ही मात्रक आपका मीटर ही होगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण या फिर इसे मंदन कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने में, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बोल करके ही आप लोगों को समझाऊं। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण होगा। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कह सकते हैं कि हाफ द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मात्रक भी दिया गया है। हालांकि गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ऐसे इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। एम जी एच। एम आपका हो गया द्रव्यमान, मास हो गया, जी हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, और एच आपका हाइट हो गया। वहीं इसका जो मात्रक है इसे मात्रक जूल है, या फिर इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या, और इसका मात्रक होता है जी रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और इसका अगर मात्रक निकालिएगा तो प्राप्त होगा जूल या फिर न्यूटन मीटर। कार्य का जो मात्रक होता है जूल भी होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, और इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुने घूर्णन अश्य लंबवत दूरी। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा आपका बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। वही गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान होगा, जूल प्रति किलोग्राम इसका एसआई मात्रक है। घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला दूरी, घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, और दूरी का तो जानते हैं मीटर ही होगा। यंग गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव हो जाएगा न्यूटन मीटर। फॉर्मूला खुद से देखिएगा, ऐसे पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल गुने बल बटा लंबा दूरी, माफ कीजिएगा बल बटा लंबा दूरी, न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। वही वेग प्रवणता इक्वल टू मीटर, माफ करिएगा प्रति सेकंड। प्रति सेकंड वेग प्रवणता इक्वल टू हो जाएगा वेग बटा दूरी। वेग बटा दूरी, ठीक है, प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक है। वही श्यानता गुना बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसे आप लोग खुद से देखिएगा, मैं एक बार फास्ट से करवा देती हूँ। प्लांक नियतांक जूल सेकंड हो जाएगा। वोल्टेज मैन नियतांक जूल केल्विन होगा। धारिता का फैराड हो जाएगा। धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर। चालकता का हो जाएगा आपका सीमेंस प्रति मीटर या फिर सीमेंस प्रति मीटर, वही सेम दिया गया है। धारा घनत्व बराबर हो जाएगा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर एक ही तरह से लिखा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। एक बार आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, और खुद से एक बार देखने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। मस्तिष्क का विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम के द्वारा। ई जी मस्तिष्क बोला है, हाँ, ई जी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग होता है गैसों के दाब मापने में। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन वाला होता है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी किनके द्वारा व्यक्त की जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है।
सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है महत्वपूर्ण मापन उपकरण और यंत्र दिए गए हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किया जाता है। विद्युत धारा की मात्रा, तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर के द्वारा, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर के द्वारा, एरोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एरोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। वही एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और शक्ति को मापते हैं। वही एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर तो जानते होंगे वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, एक बार लास्ट में फिर फास्ट रिवीजन करवाएंगे, टेंशन ना लें। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर निम्न ताप, डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व, फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई को मापते हैं फैदोमीटर से। वही पदार्थ का घनत्व डेंसिटी मीटर, निम्न ताप को क्रायोमीटर, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। वही गायरोस्कोप से घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग को मापा जाता है। चलिए आगे दिया गया है ग्रेवोमीटर, ग्रेवोमीटर के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं। ग्रेवोमीटर के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर के द्वारा वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना हाइड्रोफोन के द्वारा किया जाता है। वही हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। केस्कोग्राफ, पौधे की जो वृद्धि को दर्शाने वाला जो यंत्र है यह केस्कोग्राफ ही है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डायलेटोमीटर है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डायलेटोमीटर है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनेमोमीटर है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है, तो डायनेमोमीटर है, डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप से किया जाता है। वही रेडियो माइक्रोमीटर से उष्मीय विकिरण को मापते हैं। रेडियो माइक्रोमीटर उष्मीय विकिरण के लिए यूज होता है। टैकोमीटर, किसी वस्तु के चक्रण की गति को टैकोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसी वस्तु के चक्रण की गति टैकोमीटर। चलिए जी, बहुत सारा दिया गया है, सभी को देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। रेन गेज, रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। सेक्रोमीटर, सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। सेक्रोमीटर का यूज शर्करा की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रोगेज, सक्रूगेज, सक्रूगेज क्या है, तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र सक्रूगेज है। सेक्सटेंट क्या है, तो ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट है। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र कौन सा है, तो सेक्सटेंट है। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर से क्या मापते हैं, तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर कहलाते हैं। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर कहलाता है। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है धमनियों के रुधिर दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप थियोडोलाइट से मापते हैं। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र थर्मोपाइल है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने में वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर कहलाता है। मैक मीटर क्या है जी, तो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैक मीटर कहलाता है। वही मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोमीटर से मापते हैं। माइक्रोमीटर क्या है जी, तो अति सूक्ष्म लंबाई जैसे कि मिलीमीटर का हजारवां भाग को देखने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापते हैं। ओम मीटर, ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है।
ओममीटर से विद्युत प्रतिरोध, वही ओडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। वही रडार, रडार जो है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानते हैं। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानते हैं। रेडियोमीटर क्या है जी? तो विकिरण मापक है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। स्पीडोमीटर क्या है? तो गतिमान वाहन की गति को स्पीडोमीटर से मापते हैं। पायर हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट करवाएंगे, वीडियो लंबा बन जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद से रिवीजन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बार बार आप लोग खुद से देखा करें, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। अगर नहीं भी ले रहे तो कोई बात नहीं, आपके पास तो बुक वगैरह तो होगा ही। चलिए, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। सभी जानते हैं सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम जी और समय को सेकंड में मापा जाता है। चलिए, आगे है यांत्रिकी। फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, फर्स्ट लेसन खत्म हो गया, सेकंड लेसन है यांत्रिकी। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। मैकेनिज्म को, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण से अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और ऊंचाई के लिए 90 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। इसे कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति का नियम। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है जी? तो जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का जो कार्य है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल, यहाँ पे नाम आया है प्रक्षालन मशीन, याद रखिएगा वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन मशीन कहते हैं और यह जो है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम, यहाँ पे न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। 3 नियम कौन कौन सा है? तो गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है या फिर स्थिर है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर बाह्य न लगाया जा सके। जैसे कि किसी चीज रखा हुआ है तो वह ऐसे ही स्थिर रखा रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर किसी भी चीज़ से बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो स्थिर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, द्वितीय नियम क्या है जी? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। तृतीय गति का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसलिए इस गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हैं? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जलने लगता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जलने लगता है? तो वायु के घर्षण के कारण। किसके कारण? तो वायु के घर्षण के कारण वह जलने लगता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण, यह कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। एक बार फिर से वॉशिंग मशीन का भी याद रखिएगा अपकेंद्रीय ही होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है, जो दूध
को मथते हैं और क्रीम को निकालते हैं, यह भी अपकेंद्रीय बल ही होगा। ठीक है, अभी केंद्रीय बल सिर्फ और सिर्फ ये है, ग्रही पिंडों को परिक्रमण गति प्रभावी बल अपकेंद्रीय बल है। बाकी वॉशिंग मशीन, दूध मथने में अपकेंद्रीय बल का यूज होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को ऊपर से नीचे, इसे कौन सा गति कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त होता है आपका द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण बराबर होता है v माइनस u बाई टी, जहाँ a क्या है? तो a जो है त्वरण है, v जो है आपका अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है और t जो है समय है। नेक्स्ट है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो हो जाएगा आपका परवलयी वर्गाकार। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वर्गाकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव होता है तो उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थिति रहता है, मतलब उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो यह संभव है आपका घर्षण के कारण। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण दिए गए जो कि हमने नहीं करवाया, चलिए देख लेते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना जो है न्यूटन गति का पहला नियम है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, यह भी क्या है? तो प्रथम नियम। कपड़े को डंडे से पीटकर धूल कणों का अलग होना भी प्रथम नियम है। नेक्स्ट है गति का दूसरा नियम, तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह भी कैसा है? तो यह द्वितीय नियम का उदाहरण है। तृतीय गति का नियम, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, यह सब तृतीय गति नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो यह लगाना होगा आपका 4 गुना। जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो जेट इंजन याद रखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा। कमानी तुला जो है हुक के नियम पर आधारित है। अब यहाँ पे दिया गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक याद रखिएगा, कैंची हो गया, हैंडपंप हो गया, साधारण तुला हो गया, प्लास हो गया, यह सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, यह प्रथम श्रेणी के उदाहरण हैं। सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, यह जो है द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, यह जो है तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। इसका फिर से कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। वही नींबू, सरौता जो है नींबू का जो निचोड़ने वाला मशीन हो गया और सरौता जो है यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। वही स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे के कब्जे से दूर लगाना यह किसका उदाहरण है जी? तो बल आघूर्ण का है। तो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हम लोग बहुत ही आसानी से कर ली। आई होप समझ में आया ही होगा, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है, ठीक है। ये कोई क्लास हम नहीं करवा रहे, ये आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। कई लोग का कमेंट आता है कि आप डिटेल नहीं बताती हैं, तो इसमें डिटेल में क्या बताऊँ? इसमें जो दिया गया है वही मैं बता रही हूँ। फिर ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं, ग्रेविटी को
को देखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसे याद रखिएगा, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी? देखिए, जब अंतरिक्ष यान से सेब छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी पर वो नहीं पहुंचेगी, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगी। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रहते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण सीधे नहीं हो पाते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते हैं? एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है? तो अपकेंद्रीय बल। याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि? चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। नेक्स्ट है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, वही शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगता है। तो याद रखिएगा इसे, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी और लोहे का जो गेंद है वो पहले गिर जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। इसे याद रखिएगा। वही दोनों लोहा का गेंद होता तो दोनों एक साथ नीचे आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण, यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र में ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। इसे याद रखिएगा। गुरुत्व जो है सर्वाधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो ध्रुवों पर ही होगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भार भी हो जाएगा। तो कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो भार में क्या होता है? तो बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर की ओर जा रही हो। भूल तुल्यांकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता है। यहाँ पे फिर से सुनिएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल यदि लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर गुरुत्व का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कौन नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है।
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्व का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो भार में बढ़ोतरी होगी और जब ऐसे लौटेंगे तो भार में कमी होगी। नेक्स्ट है, चक्रीय झूलों पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? चक्रीय झूला जानते ही होंगे, गोल सा जो झूला होता है तो बाहर की ओर धक्का अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाती है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर गिरेगा? तो दोनों एक साथ गिरेगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह जो है लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अतिरिक्त क्रिया के कारण पृथ्वी पर से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण? तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था आपका सर आइजैक न्यूटन ने। चलिए जी, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4th नंबर लेसन में आते हैं, पदार्थों के समान गुण को देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अधिक? तो याद रखिएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक की सिद्धांत प्रकाश करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना, यह पास्कल के सिद्धांत प्रकाश करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक है। क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है और इस कारण से झील के भीतर पानी नहीं जमता है। तो याद रखिएगा, मछली जीवित रहती है क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है और झील के भीतर पानी नहीं जम पाता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र से थोड़ा ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो बुलबुला है ना वो बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह अपरिवर्तित ही रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी होती है। इस कारण से ही कान से ब्लड, नाक से ब्लड या फिर पेन से स्याही निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड तो आप देखे ही होंगे। तो समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड जो है पानी के ऊपर से, पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गिलास में मान के चलिए कि पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें बर्फ का गोला है, तो यह पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित ही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ जो जगह छेका है ना उतना में पानी ही भर जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का एक पिंड पानी की सतह में 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए जी, आगे बढ़ते चलते हैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। अगर लग भी रहा है तो पढ़ना है भाई, उससे क्या होगा? मन तो बहुत कुछ करेगा, मन तो करेगा पढ़ाई नहीं करने का, तो क्या नहीं करेंगे? तो चलिए ये सब को दूर करिए और लगातार से लगे रहिए। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य से संजक बल।
मनुओं के मध्य ससंजक बल। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होता है? अचानक गिरावट, तूफानी मौसम। अचानक गिरावट, तूफानी मौसम। धीरे धीरे ऊपर उठना साफ मौसम का उदाहरण है। धीरे धीरे नीचे गिरना आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। मतलब बारिश की संभावना है, आंधी तूफान अचानक आएगा तो आप कह सकते हैं कि तूफान आने वाला है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो यह जो है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के जल क्या होता है? गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव जो है किसी भी चीज को छोटा करने की कोशिश करता है, ठीक है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होगा? कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो अनुभव होता है। कभी ना कभी ट्राई तो किए ही होंगे। मैं भी बचपन में काफ़ी बार ट्राई की थी, कुएं से पानी निकालती थी। हालांकि डर बहुत लगता था कहीं मैं ही ना उसमें उलट जाऊं। तो यहाँ पे बताइएगा, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है और जैसे ही पानी के अंदर आता है तब हल्का लगता है और जैसे ही ऊपर आ जाता है तो भारी महसूस होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं तो पानी भर देती थी लेकिन ऊपर खींच नहीं पाती थी। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि मैं पानी हमेशा रेगुलर निकालती थी। जब छठ पूजा आता था तब मम्मी भेजती थी पानी लाने के लिए, क्योंकि उसी से खीर वगैरह बनता था, इसलिए मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। तो याद रखिएगा इसे भी, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण से लोहे की कील जो है पानी में तैरती रहती है। आगे बढ़ते हैं, पौधों की जड़ों में पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व है। केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर उठने का कारण क्या है? तो केशिकत्व का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ के प्रत्यास्था सर्वाधिक होता है? तो प्रत्यास्था सर्वाधिक जो है क्वार्ट्ज में है। हालांकि सोना में भी है लेकिन सर्वाधिक इसमें तो क्वार्ट्ज में है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिला देने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुने 10 के पावर -5 पास्कल के बराबर होता है। चलिए जी आगे बढ़ते चलते हैं। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व अधिक होता है, आयतन भी होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण ऐसा होता है। श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश जो है आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से ही। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। स्टील याद रखिएगा रबड़ से ज़्यादा स्टील प्रत्यास्थ है। क्यों भाई? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डीफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्नेहक बल का प्रयोग, माफ करिएगा, स्नेहक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यह सब स्नेहक है, तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है और यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर लागू होता है। तो जब भी आंधी तूफान आता है तो देखते होंगे कई लोग का जो फूस का घर होता है या फिर छप्पर जो दिया हुआ रहता है वो उड़ जाता है। क्यों? बर्नौली के सिद्धांत पे यह लागू होता है और यह जो होता है वायुदाब कम हो जाता है इस कारण से। यहाँ पर दिया गया, एक बार फिर से देखिएगा। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है।
नेक्स्ट है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। नेक्स्ट है, अब आ गया आपका तरंग गति, वेव स्पीड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी नहीं छोड़ने का, इसे भी कंप्लीट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंग का इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? बताइएगा। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। 390 से 750 मीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति अति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में आप जाएगा प्रकाश तरंग आ जाएंगे, भूकंपीय तरंग, एस तरंग आएंगे, खास करके डोरी युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंग, चाहे सितार हो, गिटार हो, वीणा हो, अनुप्रस्थ तरंग आएंगे। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग हो गए। याद रखिएगा, गामा, एक्सरे, अवरक्त, ये सब जो है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। वही अनुदैर्ध्य में आपका जाएगा ध्वनि तरंग। भूकंपीय तरंगों में पी तरंग। पी तरंग कैसा है? तो याद रखिएगा, यह अनुदैर्ध्य तरंग है। पी तरंग अनुदैर्ध्य। वही एस तरंग जो है, यह जो है अनुप्रस्थ है। पी तरंग अनुदैर्ध्य और एस तरंग अनुप्रस्थ है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य है। अल्ट्रासाउंड तरंग भी क्या है? तो अनुदैर्ध्य है। एक बार फिर से देख लीजिए। डोरी युक्त अगर पूछा जाए, डोरी युक्त यंत्र जैसे सितार, गिटार, वीणा, इस समय अनुप्रस्थ हो जाएगा। वही सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य होगा। चलिए, एक रडार शस्त्रों के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंग का। परावैंगनिक विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म विकिरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम बताना है। तो गामा आरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं? परावैंगनिक विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे पूछा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? सूक्ष्म किरण का होगा, रेडियो का होगा। तो यहाँ पे देखिए, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक, उस तरह से सजाया गया, आप लोग भी खुद से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका खोजकर्ता, तरंग दैर्ध्य, प्रयास और आवृत्ति परास उपयोग सब दिया गया है। जैसे कि पहले खोजकर्ता ही याद कर लेते हैं। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की। एक्स किरण की खोज W.C. रोंटगेन। गामा किरण की खोज किसने की है? पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण की खोज W.C. रोंटगेन। परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किसने की है? जोहान रिटर ने। जोहान रिटर। दृश्य किरणों की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने। परावैंगनिक किरण की खोज जोहान रिटर ने की। एक्स किरण की खोज W.C. रोंटगेन। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज और देख रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की। ठीक है, इसे याद रखिएगा। रिटर परावैंगनिक किरण, एक्स किरण आपका हो जाएगा रोंटगेन, गामा हो जाएगा विलार्ड, दृश्य किरण या फिर विकिरण की खोज न्यूटन, अवरक्त का विलियम हर्शेल, लघु रेडियो तरंग का हेनरिक हर्ट्ज और देख रेडियो तरंग का मार्कोनी। अब यहाँ पे इसका परास दिया गया है, हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब गामा किरण का प्रयोग किस में करते हैं? नाभिकीय अवक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। नाभिकीय अवक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है।
एक्स किरण का प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण का प्रयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में परावैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य किरण या फिर विकिरण भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आगे है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग से रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग होता है। लघु रेडियो तरंग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। वही दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग रेडियो एवं टेलीविजन में के प्रसारण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग जो है आयन मंडल से परावर्तित होती है। कुलिस नल, माफ करें, कुलिस नलिका, कुलिस नलिका जिसे ट्यूब कहते हैं, कुलिस ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण। कोबाल्ट 60 समांतर विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे ओवन में सूक्ष्म तरंगों या फिर माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निहित स्रोत क्या है? तो अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण दो उत्तरोत्तर सिंह तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर सिंह और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे आपको कहेंगे तरंगदैर्ध्य। क्या कहेंगे? तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। चलिए जी, इसे भी हम लोग आराम से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ध्वनि में एंट्री करने वाले हैं। ध्वनि साउंड। साउंड को भी देखते हैं। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत की क्षति पहुंचती है। जो आसान है उसे मैं फास्ट करके निकलूंगी क्योंकि टाइम बचे और आप लोग का नेट भी। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो 16.5 मीटर या फिर कहीं कहीं 17 मीटर भी दिया रहता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। यह कारण क्या है? तो अनुरणन के कारण। अनुरणन। नेक्स्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है नहीं। नेक्स्ट है वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पराश्रव ध्वनि का प्रयोग सोनोग्राफी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना गया है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में याद रखिएगा अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। अब आगे है ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल में दिया गया है। साधारण बातचीत का जो तीव्रता है यह है 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत अगर हम लोग करेंगे 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर जो होगा 80 डेसिबल, माफ करिएगा 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट है ना यह 10 से 20 डेसिबल है। वही सायरन जो 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान का याद रखिएगा 140 से 150। औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखानों का 100 से 120। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस आप अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों के सरसराहट 10 से 20। सायरन 110 से 120। जेट विमान 140 से 150। औद्योगिक यंत्र या संयंत्र या फिर कारखाने 100 से 120 हो जाएगा। चलिए जी, टेलीविजन ग्राहक के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन किसका प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके द्वारा करते हैं? तो ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ और कोई और भी मेरे साथ बोल रही है तो किससे अंतर कर पाएंगे? तो ध्वनि गुणता के कारण हम उसमें अंतर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, जब लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? जल, लोहा व नाइट्रोजन। देखिए ध्वनि जो है सबसे सर्वाधिक ठोस में गमन करती है, उसके बाद आपका आ जाएगा जल में, मतलब द्रव कह सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका गैस में। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, और ध्वनि जो है कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बताना है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। नाइट्रोजन, जल, लोहा। लगता है कि पिछले बार हमने कुछ गलत बता दिया था, उसे आप सुधार कर लेंगे। ऐसा ही कुछ था ना, जैसे परावैज्ञानिक किरण ये सब दिया गया था, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होगा। ठीक है, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, जड़ माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाएगा, और बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने से घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि जो है निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है, तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठोस में सर्वाधिक होता है या धातु में सर्वाधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। एकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकोस्टिक्स में अध्ययन किया जाता है आपका ध्वनि का। प्रयास है एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने का, बट देखिए कहाँ तक मैं जा पाती हूँ, फिर बाद में गला भी बैठने लग जाता है। चलिए आगे है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है जी। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन होना प्रतिध्वनि कहलाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो यह कुत्ता, डॉल्फिन, यह सब के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो माइक्रोफोन के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। अब आगे है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, जैसे कि जानते हैं कि ठोस में सर्वाधिक ही होगा, तो एल्युमिनियम में 6420 होता है, 6420 होता है। स्टील में 5960 हो जाएगा। लोहा में भी 5950। तो याद रखिएगा, लोहा से ज़्यादा स्टील, स्टील से ज़्यादा एल्युमिनियम। 6420 एल्युमिनियम, स्टील का 5960 है, लोहा का हो जाएगा 5950 है, कांच का हो जाएगा 3980, और जल का 1402। जल का याद रखिएगा 1402 चाल होता है। वही वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होगा। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड होगा। हाइड्रोजन में 1286, देखिए हाइड्रोजन में ज़्यादा है 1286, और समुद्री जल में 1533 है, और सामान्य जल में 1493 है, 1493। नेक्स्ट है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो है अधिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को भी देखते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर का तेज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर पायरोमीटर। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तापमापन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सब के बारे में दिया गया है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका हिमांक जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बराबर भाग जो है 180। इसको माइनस कीजिएगा तो 180 ही प्राप्त होगा, और 1/1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस की बात करते हैं तो इसके हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, वही क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। भार बराबर अगर करेंगे
बराबर भाग करेंगे तो अंतर कीजिएगा तो 100 प्राप्त होगा, यही बराबर भाग हैं और एक भाग बराबर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करते हैं तो हिमांक बिंदु 273 डिग्री केल्विन है, वही क्वथनांक बिंदु 373 डिग्री केल्विन है। भार बराबर मतलब बराबर भाग कितना है तो 100 है और एक भाग बराबर 1 डिग्री केल्विन है। तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट बराबर भाग 180, सेल्सियस का बराबर भाग 100 होगा और केल्विन का 100 होगा। चलिए, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन जो है घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन जो है घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय पर दाब स्वनियंत्रित करना है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन की बात करते हैं तो 310 केल्विन हो जाएगा। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ जो है अधिक जलता है। इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, वही हिमांक बिंदु घट जाएगा। पानी में साधारण नमक मिलाने से क्वथनांक बिंदु जो है बढ़ जाएगा, वही हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान है? सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम एक समान है -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, मेरे ख्याल से 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई जो है बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह भी बढ़ेगा। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी ही। आगे है पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्यों होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती क्यों होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करेंगे तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। दाब आयतन पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा, वही दाब घटाने पर जल का क्वथनांक भी घट जाएगा। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का उपयोग करना चाहिए? गर्मी के दिन में छाते का जो प्रयोग करना चाहिए ऊपर से सफ़ेद होना चाहिए और नीचे से काला, ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काला होना चाहिए। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा इसे, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप निर्भर करता है, उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल जो कि सीटी जहाँ पे लगा होता है और उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। आर्द्रता एवं तापक्रम। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो द्रव एवं गैस में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में।
नेक्स्ट है वही चालन सिर्फ और सिर्फ ठोस में होता है, ध्यान रखिएगा। चालन के अनुप्रयोग। चालन। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। आगे है शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर तथा माफ करिएगा डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित करने में सहायक है। पसीना जो है शरीर को ताप नियंत्रित करने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है। नेक्स्ट है संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलन से बचाने के लिए संवहन के प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट है मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत को लगाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत, याद रखिएगा सिल्वर लेयर लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाती है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है जी? तो यह ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक का पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका समतापी प्रक्रम। बर्फ का गलनांक तब पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम पर। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। इसे याद रखिएगा। निम्न ताप में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होती है? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल के तुल्य। 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। क्यों? विकिरण के कारण। चलिए आगे है। जल का घनत्व किस पर निर्भर करता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। प्राय हिमांक से कम रहता है तापमान वहाँ का, इस कारण से ही जलवाष्प जो है जम करके बर्फ बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदरपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होता है? तो विकिरण के द्वारा। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा।
नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण कर पाते हैं। एक कृष्णिका, एक ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्ध्य विकिरण को उत्सर्जित कर देता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है जी? तो 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका तापमान। तारों का रंग जो है तापमान निर्भर करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। कौन सा खमीर है? सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी खमीर का प्रयोग करते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है प्रकाशिकी, जो कि अगले वीडियो में इसे देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।